हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए आंसर राइटिंग, और वो भी ऐसे पर। ठीक है, आज हम करेंगे ऐसे पर आंसर राइटिंग। तो ये आपके लिए आज लाई हूँ, जैसे कि आज संडे है और मैं सोच रही हूँ कि हर संडे हम लोग ऐसे पे आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि ऐसे जो है बहुत ही बड़ा मतलब सेक्शन है यूपीएससी का। और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, मैक्सिमम नंबर तो यहीं से आउटपुट होते हैं। तो जितना अच्छा आप ऐसे लिखोगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल आपका। ठीक है, तो ये 250 नंबर का होता है, ये भी पेपर आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, 1 मिनट, 250 नंबर का होता है। तो 125 नंबर के 2 ऐसे आते हैं, और दोनों में आप अगर अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो ऐसे पे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हल्के में मत लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए और कंटिन्यू रहिए। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, डिजिटल दुनिया ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है जहां कुछ भी गोपनीय या रहस्य नहीं रह जाता। डिजिटल इंडिया, जैसे कि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, सब सोशल मीडिया पे अपने डाटा शेयर करते हैं, तो डाटाओं की चोरी हो रही है, बेची जा रही है, और आपके हर एक्टिविटीज को ध्यान में रखा जा रहा है और उसका मिसयूज किया जा रहा है। तो इन सबको देखते हुए ये क्वेश्चन बना है, डिजिटल दुनिया एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करती है जहाँ कुछ भी गोपनीय या रहस्य नहीं रह जाता है। तो ठीक है, इसको करते हैं। तो आप आंसर की शुरुआत किसी स्टोरी से कर सकते हो, या फिर कोई मुद्दे हो आपके पास, या जैसे कोई करंट का न्यूज हो जो कि स्टोरी टाइप हो, उससे करेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क के थ्रू कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ। तो आप इंट्रो में लिखोगे, कितना सत्य है उपर्युक्त पंक्तियां, मतलब जो बताई गई डिजिटल इंडिया क्या किस तरह से गोपनीयता का ख्याल नहीं रख रही है। वर्तमान विषय क्या सच में ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां कुछ भी छुपा नहीं है? सही बात है। अगर गौर से देखा जाए तो हाँ, बहुत हद तक सूचना और संपर्क संबंधी क्रांति को सभी व्यक्तियों तक उपलब्ध कराया है। गौरतलब है कि ज्ञान और अभिव्यक्ति के विस्तार से सुविधाओं में भी विस्तार हुआ है, लेकिन विकृति मानसिकताओं के चलते इस व्यवस्था के दुरुपयोग संबंधी मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। वर्तमान में प्रायः अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी सम्मेलनों में साइबर क्राइम चर्चा का विषय बन चुका है। तो साइबर क्राइम एक अपराध है, आपको पता है। उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन पूरा का पूरा? डिजिटल डिजिटल जो भी हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी का हनन जो भी हो रहा है, उस पर डिपेंड है। तो अभी हम लोगों ने बात की साइबर अपराधों की। अब बात करें, आज के समय में इंटरनेट समय 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 बचत का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने हेतु लगने वाले आधे खर्च से भी कम रह गया है। इंटरनेट ने हमारी जिंदगी के अनुशासन, सलीका और सुनिश्चितता, इसको अंडरलाइन करते जाएंगे आप, जो जो कीवर्ड होंगे, प्रदान करती है। लेकिन इसके साथ इंटरनेट पर आज अपराध का एक समृद्ध संसार फल फूल रहा है। इस आपराधिक संसार के ट्रोलिंग, सूचना पहचान की चोरी, यौन अपराध, पोर्नोग्राफी, वायरस अटैक आदि जैसे मुख्य अवयव शामिल हैं। तो जो भी, जैसे कि ये सारे यौन शोषण, चोरी, अपराध, पोर्नोग्राफी, ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इनको अंडरलाइन करके आप मेंशन करेंगे किस तरह से ये यूजफुल भी है तो हानिकारक भी है। ठीक है, बैलेंस अपना ऐसे लिखेंगे। तो अब बात करेंगे, साइबर अपराध को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब साइबर अपराध के बारे में बात करते हैं। एक लक्ष्य के रूप में कंप्यूटर, और एक शस्त्र के रूप में कंप्यूटर। एक तो हम लक्ष्य के लिए करते हैं, दूसरा शस्त्र के लिए करते हैं। तो जैसे अन्य कंप्यूटरों पर आक्रमण करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, जैसे कि हैकिंग, वायरस आक्रमण, डीओस आक्रमण, रैमसेवर, और बहुत सारे जो होते हैं अटैक, वायरस अटैक, उनके लिए करते हैं। एक शस्त्र के रूप में करते हैं, अर्थात साइबर साइबर आतंकवाद, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, अश्लीलता का प्रसार इत्यादि इनके रूप में करते हैं। ठीक है, और देखते हैं साइबर क्राइम एक एक जो है गैर कानूनी कार्य होता है जिसमें सूचना तकनीक या कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सूचना तकनीकी में हुई प्रगति ने आपराधिक गतिविधियों के क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग खोला है। इस प्रकार अपराधों से निपटने हेतु साइबर कानून बनाए गए। तो साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह सबका डाटा का यूज हो रहा है, और किस तरह से अश्लीलताएं और बहुत सारी चीजें, फेक न्यूज वगैरह सब कुछ फैलाई जा रही हैं, इनके बारे में आप देखते रहे होंगे। और साइबर क्राइम के थ्रू किसी को हैक कर लेना, किसी के
बैंक के डिटेल को लेके उसके बैंक से पैसे गायब कर देना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी को ब्लैकमेल करना, ये भी साइबर क्राइम के अटैक में आता है। तो साइबर क्राइम के तहत आने वाले विभिन्न कार्य क्या हैं जिसके बारे में बात करते हैं। अनधिकृत पहुंच और हैकिंग। हैकिंग तो आम सी बात हो गई है आजकल। किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करने को अनधिकृत से पहुंच बनाना या हैकिंग कहते हैं। इस प्रकार के कार्य आमतौर पर वित्तीय अपराधों के संदर्भ में किए जाते हैं। जैसे किसी का अकाउंट आप हैक कर लो, उसके बाद उससे फिरौती मांगो, पैसे मांगो। जैसे किसी बैंक खाता धारकों के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे स्थानांतरित कर देना, किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराकर दुरुपयोग करना, किसी वेबसाइट के घटक को अनधिकृत तरीके से परिवर्तित कर देना, ये सारी चीजें क्या साइबर क्राइम के तहत आने वाले अपराध हैं। तो भारत के संदर्भ में हैकिंग संबंधित कार्यविधियों को गैर कानूनी दर्जा प्राप्त है। अ, एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के तहत सजा का प्रावधान है। तो अगर कोई इस तरह से हरकत करता है तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 के तहत सजा के प्रावधान बनाए गए हैं। आगे देखते हैं हम डाटा चोरी। डाटा चोरी के बारे में देखते हैं तो किसी संस्था या व्यक्ति या कंप्यूटर नेटवर्क में अधिकृत व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के उसके कंप्यूटर से डाटा को कॉपी कर उसे साझा करना डाटा चोरी के तहत अपराध माना जाता है। तो कंप्यूटर वायरस का प्रसार क्या है? किसी प्रोग्राम को किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क की अनुमति के बिना कंप्यूटर में प्रवेश कराना कंप्यूटर वायरस को फैलाने की श्रेणी में आता है। आमतौर पर वायरस प्रोग्राम का अन्य कंप्यूटर डाटा को खराब करना होता है, जैसे कि किसी विमान सेवा कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश द्वारा डाटा के बदलने से प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने से हो सकती है। जैसे आप डाटा चोरी करके डाटा के पूरा पूरा मैनिपुलेट कर दो तो उससे नुकसान ही होता है। तो ये बहुत सारी सारी हरकतें जो चाइना भी करता रहता है और बहुत सारी फॉरेन कंट्री भी करती रहती हैं एक दूसरे को अटैक करने के लिए। ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति की पहचान पहचान की चोरी क्या होता है और ट्रोजन हमला क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इसको आप हेडिंग वाइज थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ना तो इससे मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। वैसे तो आंसर जो होता है ऐसे का पैराग्राफ के थ्रू लिखा जाता है और आप हेडिंग देके अच्छे से लिख सकते हो। किसी अन्य व्यक्ति की पहचान तो डाटा को चुरा कर कंप्यूटर नेटवर्क पर कार्य करना इस अपराध की श्रेणी में आता है। या फिर कंप्यूटर नेटवर्क पर स्वयं की पहचान छुपाते हुए स्वयं को दूसरे के नाम से उजागर करते हुए उस व्यक्ति के नाम पर धोखाधड़ी या घपला करना। जैसे आप किसी की फेक आईडी बना लो और उसके नाम को मिसयूज करके धोखाधड़ी करो लोगों से और उसका नाम खराब करो। ट्रोजन प्रोग्राम कैसे होते हैं? तो वो प्रोग्राम होते हैं जो देखने में उपयोगी लगते हैं लेकिन उनके द्वारा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया जाता है। वो देखने में क्या हो गया उपयोगी लगते हैं और उनको आप क्लिक करोगे या कुछ भी करोगे तो उसके थ्रू आपका ही नुकसान होगा, आपकी डाटा चोरी होगी। इस प्रकार साइबर अपराध के अंतर्गत गैर कानूनी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे क्या होता है कंप्यूटर प्रणाली को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके अन्य कंप्यूटर को निशाना बनाया जाता है। वर्तमान में साइबर अपराध के जरिए सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से किसी व्यक्ति की निजता में अनधिकार प्रवेश के अतिरिक्त उसकी गोपनीय सूचनाओं की जानकारी को साझा करके धन की उगाही की जाती है। साइबर युद्ध के माध्यम से एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क को नष्ट कर देते हैं अथवा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियों को हासिल कर राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देते हैं। अमेरिका तथा इसराइल ने वर्ष 2009 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ साइबर तकनीक का इस्तेमाल किया था। और वहीं बात करें तो 2016 में संपन्न हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी सरकार द्वारा हैकिंग की बात सामने आई थी। हैकिंग का वह बहुचर्चित मामला संपूर्ण विश्व के लिए एक चेतावनी का विषय बनकर उभरा था। वैसे इस समस्या पर अंकुश लगा पाना किसी एक देश की बस की बात नहीं है। यह एक वैश्विक समस्या है और इसका समाधान वैश्विक स्तर पर तलाशा जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है देश के लिए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और लोग पूरा डिजिटल तरीके से होते जा रहे हैं वैसे वैसे समस्याएं बढ़ेंगी, तो इसका सलूशन सारे देश को मिलकर निकालना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं हम। विचारणीय बिंदु यह है कि भारत अपनी विविधता के कारण इस तरह के हमलों के लिए मुफीद जगह बनकर उभरा है। भारत में साइबर सुरक्षा तंत्र का विकास अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। ऐसे समय में जहां हमारा देश डिजिटलीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है, साइबर सुरक्षा का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत में इंटरनेट पर निजता के हनन की समस्या की गंभीर होती जा रही। रैनसमवेयर और जैसे कंप्यूटर वायरस का भारत सहित दुनिया के कई देशों पर हुए हमलों को संभवतः आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। तो रैनसमवेयर जैसे कंप्यूटर पर हमला और मतलब के थ्रू हमला, इस तरह के बहुत सारे अभी भी भारत को क्या होता है
अभी भारत में इतना डिजिटल हमारा प्रोग्रामिंग जो है वो तो चल रहा है, लेकिन उसके में कंट्रोलिंग का और मतलब साइबर सुरक्षा के अभी कुछ वीकनेस है, उसको दूर किया जा रहा है। तो आगे बात करते हैं हम वहीं पे। तो वर्तमान समय में डिजिटल एवं सूचना संचार तकनीकी के युग में जबकि इंटरनेट का अत्यधिक प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इन परिस्थितियों में एक बेहतर साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा का तात्पर्य साइबर स्पेस के हमले, क्षति, दुरुपयोग आदि आर्थिक जासूसी के से सुरक्षित करना है। साइबर अपराध के बढ़ते वैविध्य तथा गहनता को देखते हुए सभी राष्ट्रों को मिलकर इस समस्या के समाधान करना चाहिए और वैश्विक सूचना एवं संचार तकनीकी के युग में सभी राष्ट्रों को समन्वित प्रयासों से ही इस समस्या की समुचित समाधान निकाला जा सकता है। इसी दिशा में 2024 24 नहीं 104 में बुडापेस्ट से अवांछित साइबर गतिविधियों पर रोक के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध से समाज को सुरक्षित करना था और सामान्य नीति बनाना था। इसे कुछ विशेष शक्तियों प्रक्रियाओं का उल्लेख है जिनमें हानिकारक कंप्यूटर नेटवर्क की खोज तथा उन पर रोक शामिल है। भारत में भी साइबर हमलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए समय समय पर इस दिशा में प्रयास किए गए हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008, भारत की नई साइबर नीति 2013 और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा साइबर सुरक्षा के लिए संस्थान सर्ट इन इत्यादि का प्रावधान किया गया है। तो इन अधिनियमों को आप अंडरलाइन करके मेंशन करोगे, ओके, ताकि एग्जामिनर का फोकस पे बने। उसके बाद आप निष्कर्ष में जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखे डिजिटल दुनिया होती दुनिया में साइबर अपराध एक गंभीर एवं जटिल समस्या है। हैकरों द्वारा प्राय उन्हीं कंप्यूटर नेटवर्कों में सेध लगाई जाती है जिनकी सुरक्षा नेटवर्क कमजोर होता है। अतः तकनीकी को उन्नत करते हुए तकनीकी रूप से सुदृढ़ नेटवर्क का निर्माण करना हमारी प्रारंभिक आवश्यकता होनी चाहिए, मतलब प्राथमिक आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए आईटी तकनीकी, बायोमेट्रिक तकनीकी प्रणाली इत्यादि का उपयोग करके साइबर अपराधों को रोका जा सकता है। साइबर सुरक्षा के आर्थिक पक्ष के तहत साइबर बीमा एक बेहतर प्रयास हो सकता है। ठीक है, आज जबकि इंटरनेट की क्रांति अपनी 5वीं पीढ़ी में प्रवेश कर चुकी है, तो ऐसे में साइबर हमलों की चुनौती को पार करके इंटरनेट को सुरक्षित कर भरोसेमंद बनाने में सफलता प्राप्त कर ली तो अवश्य ही सूचना की यह क्रांति हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। तो इस तरह से आप आंसर को समाप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इन बिंदुओं पे हमने चर्चा किया। तो डिजिटल दुनिया के बारे में पूछा गया है, इस परिस्थिति में निर्माण करती जहाँ पर कुछ भी गोपनीय रहस्य नहीं रह जाता है, तो इसको आपको बताना है। तो आप इस तरह से सारे डिजिटल किस तरह से नुकसान हो रहे हैं, किस तरह से इसका उपयोग दुरुपयोग सब कुछ हो रहा है, सबको बैलेंस आंसर आप लिखोगे। उपयोग भी बताओगे, दुरुपयोग भी बताओगे। अगर आपके पास और भी पॉइंट है, जैसे बहुत सारे पॉइंट है, अब मैं सारे मेंशन तो कर नहीं सकती हूँ, हाँ, तो लेकिन आपको एक फ्रेम दी हूँ मैं, इस हिसाब से आप कर सकते हो। और इसे को हमेशा पैराग्राफ में लिखिए, हेडिंग करके लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हाँ, अंडरलाइन करना मत भूला करिए। जितना आप अंडरलाइन करोगे, जो फैक्चुअल जैसे यहाँ पे मैंने किया है, इस तरह से आप अंडरलाइन करोगे तो उससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे में जितना आप अच्छा लाइव एग्जाम्पल डालोगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि साइबर के थ्रू कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आजकल डिजिटल रेप की बात की जा रही है, और भी सारे किसी वुमेन्स को हरासमेंट, और जो अभी क्या कोरोना टाइम में ऑनलाइन को क्लासेस चल रहे थे, उसमें बहुत सारे बच्चियों के साथ इस तरह से अश्लीलता भरी हरकतें की जा रही थी। इन सब चीज़ों को आप मेंशन करते हुए बहुत अच्छा सा आंसर लिख सकते हो। और किस तरह से एक देश दूसरे देश पर हमला कर देते हैं और उनके मेन डाटा को चुरा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, आप उनको सर्च करिए, याद करिए और उसका यूज करिए। मैंने बस आपको फ्रेम के थ्रू इसको समझाया है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये ऐसे आप बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपका दिन शुभ हो। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेंस आ रहा है और नेक्स्ट 2024 में भी जो एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप अभी से तैयार करोगे जिसके के थ्रू आपको सिलेक्शन होना है, क्योंकि ऐसे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। ओके, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।